नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के दिल में। हम आज की दुनिया को पीछे छोड़कर जमीन के नीचे दबे उन रहस्यों को खोजेंगे जो इस जगह के गहरे प्राचीन इतिहास को बयां करते हैं। तो सवाल यही है, भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की जमीन के नीचे आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के नीचे कौन सा इतिहास दबा पड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक मॉडर्न स्टेट नहीं है। ये तो एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन जमीन है। एक ऐसी जगह जो पूरे उपमहाद्वीप के शुरुआती इतिहास की चाबी अपने पास रखती है। कह सकते हैं कि यहीं पर सभ्यता की पहली कहानियां घड़ी गईं। तो इस सफर को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे जमीन पर पड़े पहले इंसानी कदमों से, फिर देखेंगे कि कैसे एक बड़ी छलांग लगी, कैसे सरहदों पर शहर बसे, फिर महाजनपदों का दौर आया और आखिर में कैसे ये जमीन नए विचारों और आस्थाओं का गढ़ बनी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चलते हैं सीधे पुरापाषाण काल में, यानी ओल्ड स्टोन एज में। उस जमाने में जब इस जमीन पर पहली बार इंसानी कदम पड़े थे। जरा सोचिए उस जमाने में जिंदगी कैसी रही होगी। इस इलाके के जो सबसे पहले इंसान थे वो शिकारी थे, हंटर गैदरर्स। उनकी पूरी जिंदगी बस किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। और शिवालिक की पहाड़ियों में हमें उनके पहले औजारों के सबूत मिलते हैं। ये साधारण से तराशे हुए पत्थर। इन्हीं से वो जानवरों का शिकार करते, उनकी खाल खुरचते और अपना खाना काटते थे। तो ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हजारों साल पुराने सर्वाइवल की कहानियां हैं। अब यहां से इंसानियत एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाली थी। ये वो दौर था जब लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकना छोड़कर एक साथ बसना शुरू कर रहे थे। समुदायों की नींव पड़ रही थी। और ये जो बदलाव था ना, ये बहुत तेज था। मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के दौरान इंसानी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सिर्फ शिकार पर निर्भर रहने की बजाय लोगों ने पहले छोटी छोटी बस्तियां बसाईं और फिर खेती करना सीख लिया। बस यहीं से आने वाली महान सभ्यताओं के लिए एक स्टेज तैयार हो गया। मेसोलिथिक पीरियड में हमें पहली बस्तियों के सबूत मिलने लगते हैं। और प्रतापगढ़ जिले में एक जगह है सराय नाहर राय। वहां पर जो इंसानी कंकाल मिले हैं वो हमें सीधे उन लोगों से जोड़ते हैं। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक पर्सनल कनेक्शन है उन लोगों से जो हजारों साल पहले ठीक इसी जमीन पर रहते थे। और फिर आया नियोलिथिक रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया। नए बेहतर औजारों की वजह से खेती करना और जानवरों को पालना मुमकिन हो पाया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब खाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं थी। लोग एक जगह टिक कर गांव बसा सकते थे और बस यहीं से समाज का असली विकास शुरू हुआ। अब एक ऐसी खोज के बारे में बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। लहुरा देवा में जो मिला उसने दुनिया भर में खेती के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। यहां पर 8000 से 9000 बीसी पुराने चावल की खेती के सबूत मिले। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। ये सच में एक गेम चेंजर था। तो खेती शुरू हो गई, गांव बस गए। अब आगे बढ़ते हैं पहले बड़े शहरीकरण के दौर में और देखते हैं कि दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक का उत्तर प्रदेश से क्या कनेक्शन था। जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा आज के उत्तर प्रदेश में थी? जगह का नाम था आलमगीरपुर। यानी ये इलाका उस विशाल प्राचीन समाज की फ्रंटियर, उसकी सरहद पर था। और आलमगीरपुर कोई ऐसी वैसी दूर दराज की चौकी नहीं थी। वहां से जो चीजें मिली हैं वो बताती हैं कि यहां एक प्रॉपर सेटलमेंट था। सोचिए, मिट्टी के बर्तन बनाने की वर्कशॉप मिली है, कपास की खेती के सबूत हैं और एक टूटा हुआ तांबे का ब्लेड भी मिला है। ये सब क्या बताता है? यही कि ये जगह उस बड़ी हड़प्पा सभ्यता का एक जरूरी हिस्सा थी। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। अब हम पहुंच रहे हैं आयरन एज में और देखने वाले हैं कि कैसे शक्तिशाली नए राज्यों का उदय हुआ। ये दौर था महाजनपदों का। एक ऐसा समय जब पूरे इलाके में आपस में होड़ करने वाले कई राज्य थे। 16 महाजनपद। सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष चल रहा था और यही संघर्ष आने वाले भारत का भविष्य तय कर रहा था। ये राजनीतिक उथल-पुथल और नए नए साम्राज्यों के बनने का दौर था। तो सवाल ये उठता है कि इन 16 बड़े बड़े राज्यों में से कितने आज के उत्तर प्रदेश की जमीन पर थे? कोई अंदाजा?
जवाब है 8। जी हाँ, पूरे आधे 16 में से 8। काशी, कौशल, वत्स ये सारे पावरफुल किंगडम्स यहीं पर थे। पर सवाल यह है कि यहीं क्यों? जवाब छिपा है गंगा के मैदानों में। ये जमीन इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ आराम से एक बड़ी आबादी पल सकती थी, बड़े बड़े शहर बन सकते थे और बड़ी सेनाएं खड़ी की जा सकती थी। और यही वजह है कि ये इलाका उस जमाने में भारत का पॉलिटिकल और कल्चरल हब बन गया। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यह हिस्सा सिर्फ राज्यों और शहरों के बारे में नहीं है, यह है विचारों के बारे में। यह उत्तर प्रदेश की उस भूमिका के बारे में है जहां दुनिया के कुछ सबसे बड़े धर्मों और दर्शनों ने जन्म लिया। एक बात कही जाती है, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना? ये दिखाता है कि इस जगह ने दुनिया को कितने बड़े विचार दिए हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा कहा क्यों जाता है? देखिए, इसके पीछे ठोस वजह हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यहीं गुजारा और कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, जैन धर्म के लिए भी ये जगह बहुत अहम थी। अयोध्या में आदिनाथ समेत 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। तो मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश का इतिहास सिर्फ पत्थर के औजारों या लड़ते हुए राज्यों का इतिहास नहीं है। ये उन गहरे विचारों का, फलसफे का और आध्यात्मिकता का भी इतिहास है जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। शायद जब किसी समाज में खुशहाली आती है तो लोगों को सिर्फ पेट भरने से आगे सोचने का वक्त मिलता है। और शायद यही वजह थी कि ये जमीन नए विचारों का केंद्र बन गई, ऐसे विचार जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। और हम इसी सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी के नीचे हजारों साल का इतिहास दबा है और हर नई खुदाई एक नया पन्ना खोलती है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये प्राचीन भूमि अपने सीने में अभी और कौन-कौन से राज छुपाए बैठी है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।